दोस्तों, जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है। समय सबसे अधिक मूल्यवान है। वर्तमान सबसे अधिक मूल्य रखता है क्योंकि यही हमारे हाथ में होता है। और अगर एक बार समय, विश्वास और सम्मान हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आते। इसलिए सबसे अधिक फोकस हमें सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट पर करना चाहिए। जो समय आपके पास है उसका कोशिश करिए कि सबसे अधिक और सबसे अच्छा उपयोग आपके भविष्य निर्माण के लिए हो सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 3 फरवरी है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीटीटी में आई आपत्तियों के बारे में। कुल मिला के देखा जाए तो प्राइमरी में 54 और जूनियर में 44 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। आपत्ति करने की जो लास्ट डेट है निकल चुकी है। तो अभ्यर्थियों ने बजाय इसके कि प्रति प्रश्न 500 रुपये आपत्ति शुल्क लिया गया था और ये भी कहा गया था कि अगर आपकी आपत्तियां सही पाई जाती हैं तब आपका ये जो पैसा होगा प्रति प्रश्न 500 रुपये ये रिफंड कर दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में ये पैसा वापस नहीं होगा। इसके बावजूद अभ्यर्थी जो हैं वो कॉन्फिडेंट रहे और उन्होंने प्राइमरी में 54 और जूनियर में 44 प्रश्नों पर अपनी आपत्ति को लगा दिया है। इन प्रश्नों की जांच अब करवाई जाएगी। सचिव परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी को लगभग 3000 आपत्तियां मिली हैं। ठीक है, तो 3000 आपत्तियां मिली हैं। अब इस पर विशेषज्ञों की कमेटी बैठेगी, जांच होगी। 23 फरवरी को संशोधित उत्तरमाला जारी होगी। उम्मीद करिए कि 25 फरवरी को आपको यूपीटीटी का रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। आप जानते ही हैं कि 28 नवंबर को यूपीटीटी की परीक्षा हुई थी। पेपर आउट होने के बाद परीक्षा रद्द हो गई थी। इसके बाद पुनः परीक्षा 23 जनवरी को कराई गई थी और अब जब परीक्षा हुई है तो 27 जनवरी को इसकी अनंतिम उत्तरमाला जारी हुई थी, जिस पर अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में अपनी आपत्ति दर्ज कराया है। 3000 आपत्तियां आई हैं और आप देख ही रहे हैं कि 54 प्रश्नों पर डाउट किया गया है प्राइमरी में, 44 प्रश्नों पर डाउट किया गया है जिस पर जूनियर में। देखते हैं कि कितने प्रश्नों को आयोग सही मानता है। वैसे मेरी राय में अगर किसी अभ्यर्थी का 2-4 अंकों से 4 अंकों से अगर आप अभी सफलता से पीछे हैं तो कॉन्फिडेंट रहिए, 4 अंक तक कम से कम बढ़ेंगे, ये मेरा अनुमान है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो चलते हैं अगली खबर पर। तो एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है रेलवे के बारे में। जो अभी आंदोलन हुआ था रेलवे में भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को लेकर, बिहार, यूपी और झारखंड के अभ्यर्थियों ने जो आंदोलन किया था उसके बारे में राज्यसभा में मुद्दा उठा है। सांसदों ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और भर्ती प्रक्रिया में खामियों को ठीक करने की मांग रखी है। और ये भी कहा गया है कि ग्रुप डी की जो परीक्षा होती है इसमें एक ही परीक्षा होनी चाहिए, 2 परीक्षाओं का कोई अर्थ नहीं है। एनटीपीसी के बारे में बात करें तो 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम की मांग भी की गई है और ये बातें स्वयं भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि एनटीपीसी की परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम घोषित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है ग्रुप डी की एक ही परीक्षा होनी चाहिए, यह कोई आईएएस या पीसीएस की परीक्षा नहीं है। और इसी प्रकार से जो अन्य सांसद हैं वो उन लोगों ने भी अपनी अपनी बात, अपनी अपनी मांग इस मुद्दे पर रखी है। रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा राज्यसभा में भी गूंजा है। और फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पर यूपी SSSC से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 के बाद अब मंडी परिषद पर भी प्राप्त गोपनीय सूचनाओं के आधार पर जांच बैठ गई है। तो मंडी परिषद में चयनित भाई बहन जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे उनके लिए तो ये दुखद समाचार है। अब उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आयोग के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद 2018 में प्राप्त गोपनीय सूचनाओं, शिकायतों की पुष्टि, जांच हेतु अर्हता, अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की मूल ओएमआर आयोग की जांच समिति को उपलब्ध कराने के लिए माननीय अध्यक्ष समिति द्वारा निम्नवत निर्देश जारी किए गए हैं। और जो भी निर्देश हैं ये भी है कि ओएमआर शीट निकालते समय पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए, उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। प्रथम 100 अभ्यर्थियों की ओएमआर निकाली जाए, फिर समस्त जो ओएमआर शीट हैं उनको चरणबद्ध रूप से निकाला जाएगा। तो अब जो है ये जो मंडी परिषद की परीक्षा थी अब इस पर भी जांच बैठ गई है। तो डेफिनेटली अब जो मंडी परिषद के अभ्यर्थी हैं उनको भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। एक अच्छी खबर है और ये खबर आ रही है डीएलएड के लिए यानी कि बीटीसी के लिए। आंतरिक मूल्यांकन में त्रुटि के संशोधन के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिन भी समकक्ष प्रशिक्षुओं का परिणाम आंतरिक मूल्यांकन में त्रुटि के कारण फेल दिखा रहा है वो शीघ्र ही महाविद्यालय से संपर्क कर आंतरिक मूल्यांकन के अंक पुनः से संशोधित करा सकते हैं। और पूरी सूचना यहाँ पर है। विषय क्या है आप देख सकते हैं कि डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2013, 2014, 2015, 2017,
2018 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सेमेस्टर। डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2019 दूसरा और चौथा सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन के अंक पूरित न होने, त्रुटिपूर्ण होने के कारण अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अंक पूरित संशोधित किए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इन क्लासेस से संबंधित हैं वो अतिशीघ्र अपने कॉलेज से संपर्क कर लें। 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आंतरिक मूल्यांकन के अंक पूरित किए जाएंगे और डायट द्वारा अभिलेखों का मिलान करते हुए 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के मध्य इन्हें जो है स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। तो आपको निर्देशित किया जाता है कि आंतरिक अंकों को फीड किए जाने हेतु निर्धारित अवधि के भीतर समस्त कार्रवाई पूरी करें और इस संबंध में अग्रेतर शिकायत प्राप्त होने पर कठोर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, जिसके लिए संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आपका मतलब समस्त निजी डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये नोटिस जारी की गई है यूपी डीएलएड से संबंधित। आप जान ही रहे हैं कि यूपी डीएलएड की परीक्षा जो नहीं थी ये चुनाव के कारण स्थगित हो गई है। सीटीटी के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था कि इसकी उत्तर कुंजी जारी हो गई है। कल तक इस पर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड ने उत्तर कुंजी के उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा भी दी है। उम्मीदवार 4 फरवरी तक ऑनलाइन आपत्ति सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए प्रति प्रश्न 1000 रुपये का शुल्क लगाया गया है। बोर्ड को जिन चुनौतियों के लिए शुल्क प्राप्त होगा उनका संबंधित विषय विशेषज्ञ द्वारा जब सत्यापन होगा, तो यहाँ पर भी वही नियम है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सही पाया जाएगा तो आपको अंक भी मिलेंगे और आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी 1000 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से। गलत होने पर आपका जो ये शुल्क है वो जब्त हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक न्यूज़ आ रही है, क्या यूपी में होने वाली है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती। तो देखिए फ्रेंड्स, खबर है कि उत्तर प्रदेश में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के कुशल संचालन और क्रियान्वयन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी सहायिका जैसे कई अन्य पदों पर 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास महिला उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद राज्य में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पदों पर भी भर्ती निकाली जा सकती है और ये जो भर्ती होगी मेरिट के आधार पर नहीं होगी, लिखित परीक्षा से होगी। तो आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए। हालांकि विभाग या प्रदेश सरकार के जरिए ऐसी कोई सूचना आधिकारिक तौर पर साझा नहीं हुई है। तो जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो समय समय पर ICDS यूपी की वेबसाइट पर विजिट करें। अगर वैकेंसी आएगी तो ये सूचना आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। और अब फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ देश दुनिया के बारे में कि भारत में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। तो क्योंकि ये खबरें भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, यहाँ पर प्रयागराज जिला अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है। ये खबर आज के अमर उजाला में है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 2 मार्च की तिथि निर्धारित की है। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे की ओर से पेश निगरानी याचिका पर बहस को सुनने के बाद यह आदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राकेश नाथ पांडे ने प्रार्थना पत्र पेश कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की मांग की है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि 4 नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। यह धारा 140 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, इसलिए पीएम के खिलाफ केस लिखा जाना चाहिए। तो फिलहाल फौजी वर्दी पहनने पर पीएम को नोटिस और ऐसी याचिकाएं भी दी जाती हैं, आप समझ सकते हैं इसको। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो बिटकॉइन, इरीथियम जैसी क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध नहीं होगी। आपने देखा था कि जो बजट पेश हुआ है यूनियन बजट 2022, उसमें जो है ये कहा गया कि जो डिजिटल करेंसी होगी उस पर 30% तक का टैक्स होगा। तो यहाँ पर भारत में लोग अनुमान लगा रहे थे कि शायद क्रिप्टो करेंसी वैध हो जाएगी। तो उसी के बारे में सरकार की ओर से एक स्पष्टीकरण आया है कि बिटकॉइन और इरीथियम जैसी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो भारत में वैध नहीं होंगी। वित्त सचिव टीबी सोमनाथन ने बुधवार को कहा कि क्रिप्टो करेंसी या नॉन फंजिबल टोकन NFT कभी लीगल टेंडर घोषित नहीं हो सकते। सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी डिजिटल रूपी ही वैध मुद्रा होगी। आम बजट में डिजिटल एसेट से आय पर 30% कर की घोषणा से यह संदेश जा रहा था कि क्रिप्टो करेंसी को सरकार वैध बनाने जा रही है। सरकार ने बुधवार को इस पर स्पष्टीकरण दिया। सोमनाथन ने कहा कि क्रिप्टो एसेट को सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा
इसके दाम निजी तरीके से दो लोगों के बीच निर्धारित होते हैं। आप सोना खरीदें, हीरा खरीदें या क्रिप्टो खरीदें, इनके दामों को सरकार कभी ऑथराइज या गारंटी तय नहीं करती है। सरकार अपना डिजिटल रूपी लाने जा रही है जो निवेश के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। तो फाइनली ये बात क्लियर हो गई है कि क्रिप्टो करेंसी को भारत में वैध नहीं माना जा रहा है। और देखिए, आपात इस्तेमाल की अनुमति मिलने के बाद 5 महीने बाद जायडस कैडिला की सुई रहित पहली कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से बुधवार को जानकारी मिली कि बिहार को सबसे पहले इस टीके की खेप मिलेगी। इसमें 1.5 लाख खुराकें शामिल की गई हैं। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को भी आगामी दिनों में ये जो सुई होगी, सुई क्या होगी, ये ड्रॉप कर सकते हैं आप, इसे उपलब्ध कराया जाएगा। और कंपनी ने जानकारी दी है कि इस टीके को एक इंजेक्टर के जरिए दिया जाएगा। इसकी 3 खुराकें लगानी जरूरी होंगी। तो 12 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए मुफीद है। और पिछले साल 20 अगस्त को सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जायकोड डी वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की अनुमति दी थी। यह वैक्सीन 12 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। तो चलिए, अब जो वैक्सीन लगने वाली है उसमें सुई का डर आपका ख़त्म हुआ। इसकी एक खुराक की कीमत होगी 265 रुपये अगर प्राइवेट रूप से लगवाते हैं। और वैक्सीन का प्रभाव कितना रहेगा, तो लगभग मान चलिए 2/3, 66.60%। देखिए फ्रेंड्स, ट्विटर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आ रहा है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विटर को न्यायपालिका के खिलाफ की गई आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने के बावजूद नहीं हटाने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर ट्विटर को बंद क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कोर्ट ने पूछा है कि जब आप हमारी बात नहीं मानते हैं, यानी कि ट्विटर जब बात नहीं मानता है, तो उसको बंद क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जजों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों, धमकी व सामग्री को 36 घंटे में हटाने के निर्देश दिए थे। हालांकि 4 महीने के बाद भी ये कंटेंट हटाए नहीं गए हैं। चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एम सत्यनारायण मूर्ति की पीठ ने मल्टी ब्लॉगिंग साइट से 2 कहा कि आपको देश में काम करना है तो यहाँ के कानूनों का पालन करना पड़ेगा। आपसे पिछली सुनवाई में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य व कार्यकर्ताओं द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ की गई पोस्ट 15 दिन में हटाने का आदेश दिया गया था। अब तक इन पोस्ट को हटाया नहीं गया। पीठ ने कहा कि इसे सीधे तौर पर अदालत की अवमानना बताया और ट्विटर को 7 फरवरी तक हलफनामा देकर बताने को कहा है कि उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं किया जाना चाहिए। वहीं पर यूट्यूब ने 36 घंटे में ही ये पोस्ट हटा दी थी। सुनवाई के दौरान यूट्यूब के वकील ने कोर्ट को बताया कि कुछ टीवी मीडिया द्वारा पोस्ट की जाए गई वीडियो को यूट्यूब ने 36 घंटे के भीतर ही हटा दिया था। और शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि ट्विटर दावा कर रही है कि पोस्ट हटा दी गई, लेकिन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए अब भी आपत्तिजनक पोस्ट को देखा जा सकता है। यूज़र खुद को किसी अन्य देश का नागरिक बताकर बनाए गए अकाउंट से देखना चाहे तो भी इन्हें देख सकता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने पीठ को बताया कि ट्विटर अपमानजनक सामग्री हटाने में सहयोग नहीं कर रही है। तो मामला अब इस बात पर है कि कोर्ट ने कहा है कि ट्विटर को क्यों बंद नहीं किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तब आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।